Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest ये updates. जो मुद्दा है ये किसी सरकार के खिलाफ हो ऐसा नहीं, कोई एजेंडा चलाना हो ऐसा भी नहीं है। ये मुद्दा हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने का मुद्दा, और इसमें कोई राजनीतिक विपरीत हम विचारधारा रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सबको शामिल होना पड़ेगा। जुलाई 2017 में पहली बरामदगी की रिपोर्ट आई ड्रग्स की गुजरात के कोस्ट से। जनवरी 2020 में 175 करोड़ के ड्रग्स गुजरात में पकड़े गए। पाकिस्तानी कुछ लोग थे, अपनी नावों में आ रहे थे। अप्रैल 2021 में 150 करोड़ के ड्रग्स गुजरात में पकड़े गए। 28 अप्रैल को पीपावाव पोर्ट, निखिल गांधी कोई उद्योगपति हैं, उनके यहां बरामद हुए 90 किलो 450 करोड़ के ड्रग्स। सितंबर 2021 में 3 टन हेरोइन 21,000 करोड़ का बरामद हुआ। 18 सितंबर 2021 को ईरान के रास्ते आता हुआ 30 किलो 150 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए। लिस्ट बहुत लंबी है। और अभी कल मुंद्रा पोर्ट पे एक बार फिर 52 किलो कोकीन ईरान के रास्ते बरामद हुई। लगातार गुजरात के रास्ते, गुजरात की कोस्ट लाइन पे ड्रग्स पकड़े जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप कहेंगे ये तो पकड़े गए, इसमें क्या खबर है। जो 1,75,000 करोड़ के ड्रग्स आए और मार्केट में फैल गए, नहीं पकड़े गए। जून 2021 में जो इतना बड़ा ड्रग्स का बरामदगी हो सकती थी और नहीं हुई, वो कितनी ट्रक्स में हिंदुस्तान में फैला होगा। एक ट्रक में पूरे के पूरे ड्रग्स तो आप भर नहीं सकते, कुछ और भी रखेंगे तो 5 टन रख दिया होगा आपने। तो 25 टन ड्रग्स ट्रकों से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से निकलकर पूरे देश में फैल गया। पहले तो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे निकल गया। उसके बाद ट्रकों के माध्यम से पूरे देश में फैल गया। आपने कुछ नहीं किया। हम लोगों के दबाव से 18 महीने तक कोई फुल टाइम हेड नहीं था एनसी ड्रग कंट्रोल ब्यूरो का। बाद में जाकर जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर आवाज उठाई, हमारे तमाम नेता पूरे देश में जाकर इस पर उन्होंने बोला, तब जाकर दबाव में आकर इन्होंने एक फुल टाइम हेड बनाया एनसीबी का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नित्यानंद राय मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने हमारे सांसद दिग्विजय सिंह जी को के एक सवाल में जवाब दिया और उन्होंने ये सूचना दी कि एनआईए को ये बरामदगियों का जो केस है वो सौंप दिया गया। 2 बरामदगियों का केस। ये वो जवाब है, मैं आपको संलग्न कर रहा हूं। ये हुआ था 6 अक्टूबर 2021 को, एनआईए को सौंपा गया। आज हम 2022 की मई में हैं। क्या हुआ, क्या फाइंडिंग्स हैं एनआईए की? ये जरूरी है हमारा सबका यह जानकारी हमें मिलना। ये एक और खबर जो आई थी जब हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया था, ये अक्टूबर 2021 की खबर है कि अडानी पोर्ट कह रहा है कि अब वो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कार्गो नहीं लेंगे। सितंबर 2021 में आपने ये कहा अक्टूबर में, और कल ईरान से एक बड़ी बरामदगी हुई। तो ये ईरान से आना बंद हुआ या नहीं मुंद्रा पोर्ट पे, हम यह जानना चाहते हैं। आपने घोषणा की थी कि अब ईरान, पाकिस्तान
और अफगानिस्तान से आप कोई सामान नहीं आने देंगे पोर्ट पर, तो अब वो कैसे आया? 7 महीने हो गए आपकी इस घोषणा को, 7 महीने बाद ईरान से ये सामान कैसे आया? 52 किलो कोकीन कैसे पकड़ा गया? हमारा ये सवाल है आपसे। हमारे कुछ सवाल हैं गृह मंत्री गुजरात से, प्रधानमंत्री गुजरात से। मैंने पहले गृह मंत्री का नाम लिया क्योंकि आजकल नहीं मालूम कि ज्यादा ताकतवर कौन है दोनों में से। जो भी हो ताकतवर, दोनों गुजरात से हैं और सारी बरामदगियां गुजरात से हो रही हैं। गेटवे ऑफ ड्रग्स गुजरात बन गया है। 27-28 साल से सरकार वहां आपकी है, 8 साल से सरकार यहां आपकी है। आपके नाक के नीचे गुजरात गेटवे ऑफ ड्रग्स क्यों बन रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप दोनों चुप क्यों हैं इस मसले पर? सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री ने यह कहा, प्रधानमंत्री ने वो कहा। प्रधानमंत्री इस पर कब कुछ कहेंगे? ड्रग्स का व्यापार ऐसा नहीं होता कि हम 3 जो यहां बैठे हैं कर लेंगे छोटा सा व्यापार, ऐसा नहीं होता। इस व्यापार का एक सिंडिकेट होता है। उस सिंडिकेट की तारें पूरे दुनिया में जुड़ी होती हैं और उस सिंडिकेट को वरदहस्त, राजनीतिक वरदहस्त अवश्य प्राप्त होता है। उसके बगैर वो सिंडिकेट जीवित नहीं रह सकता। तो हम यह जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ड्रग्स के इस सिंडिकेट का एल चापो कौन है, पैब्लो एस्कोबार कौन है, नाम बताएं उसका। और इस सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए आपने क्या रूपरेखा बनाई है, क्या नीति आपकी है, वह भी स्पष्ट करें। I have a list of recoveries of drugs starting from July 2017 right up to yesterday. In my press release, I'll release that list. All of them have been recovered from the coastline of Gujarat. Sometimes from the Pipavav port, which is owned by Nikhil Gandhi. Sometimes from the Mundra port owned by Gautam Adani. The government was questioned by the Congress party over the last 8 months on why all these recoveries are taking place in Gujarat alone. Why is Gujarat becoming the gateway of drugs in India? We had questioned the government on its inability to appoint a full-time head of the NCB, National Narcotics Control Bureau. And after a gap of 18 months, the government finally got under pressure and appointed a full-time head of the Narcotics Control Bureau. Our MP, Mr. Digvijay Singh, had questioned the government in Parliament on these recoveries, and Mr. Nityanand Rai, MOS State, had informed the country through the Parliament that the NIA has been handed over the case of these recoveries. This was on the 6th of October 2021, the NIA had been given this case. We want to know what are the findings of the NIA, because it's very critical. It is not just critical because the opposition is raising an issue and trying to corner the government. No, we are not doing that. What we are trying to do here is, we are trying to protect the future generations of India. A major smuggling of drugs that happened in June 2021 and did not get caught was 25 tons, costing 1,75,000 crores. So 25-ton drugs came to the port, not just came unchecked, went unchecked through trucks to the various parts of this country. 25 tons per truck. You can't fill a truck with
drugs all over. I'm sure you use something else. So let's assume that 5 tons per truck, 3 tons per truck. So roughly around 9 trucks went unchecked. Can this happen without active connivance, without active collusion of authorities? We have some questions from this government. Before I come to the questions, after a lot of pressure from the Congress party, the Mundra port had announced that they will not handle cargo from Iran, Pakistan and Afghanistan. This happened in October 2021. Here is the news report. You all saw this report. Yesterday, there was a 52 kilogram cocaine recovery worth 500 crores from the Mundra port, came from Iran. So if you've stopped cargo from Iran, Afghanistan and Pakistan, how did this come? We want to know. We also want to know, apart from Gujarat becoming a gateway of drugs under your watch, you have the Prime Minister from Gujarat, you have the Home Minister from Gujarat. Why are they silent? This is a Prime Minister who talks more and does less, and on this particular issue, not a word. Why this silence? Drugs can't be traded just at a retail level. 3-4 of us are just dealing into drugs. That doesn't happen. It is always a part of a larger global syndicate. And these syndicates have active political patronage in whichever country they operate. We demand from the government answers on what is your blueprint, what is your roadmap to bust this syndicate, and who is the El Chapo or Pablo Escobar of this drug syndicate in this country. These are important critical questions because, as I said, we are dealing with the future of our next generation. We are destroying it. We owe it to them, if not to ourselves, to give them a drug-free future. Under this government, whether it's the Narcotics Control Bureau or other agencies, unfortunately these agencies have been reduced to what I call to retail politics. खुदरा राजनीति का एक जरिया बना दिया है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, ईडी को, सीबीआई को, तमाम एजेंसीज को. So instead of getting these agencies, forcing these agencies to deal into retail politics, they should be focusing more on recovering these wholesale drugs that are coming in. So a lot of unanswered questions from the government, and we need answers, we demand answers because we owe it to our future generations. Thank you. Please, your questions. मेरी जानकारी में तो कोई एनआईए से कुछ उत्तर नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि अक्टूबर 6, 2021 से लेकर मई 27, 2022 तक आपकी फाइंडिंग्स क्या रही है. एक एनआईए को प्रेस रिलीज के माध्यम से आप सबको सूचित करना चाहिए किन किन से पूछताछ हुई, कौन कौन गिरफ्तार हुआ, क्या आपको और कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, क्या सिंडिकेट को तोड़ने की दिशा में आपके कुछ सशक्त कदम आप उठा पाए हैं या नहीं उठा पाए हैं. उन्हें देश को विश्वास में लेकर यह जानकारी देनी चाहिए. Let's try first to focus on this issue and then we can take other questions with the permission of Pranav ji and Sanjeev ji. अगर साधारण दिन होते
तो हम कहते कि चलिए एनआईए की जांच है, कुछ निकलेगा। ये असाधारण वक्त है, यह दौर असाधारण है, जहां एजेंसीज पर से भारत की जनता का भरोसा उठता चला जा रहा है, और उसकी सीधे सीधे जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि एजेंसीज को उन्होंने अपनी खुदरा राजनीति का जरिया बनाया। एजेंसीज को जो काम करना चाहिए वो नहीं करते। मैंने आपको उदाहरण दिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, 18 महीने फुल टाइम हेड नहीं था। कांग्रेस के भीषण दबाव के चलते फिर जाकर इन्होंने नवंबर 2021 में एक फुल टाइम हेड बनाया। अगर इस तरह से एजेंसीज चलेंगी, एजेंसीज को आप कठपुतली बना दोगे, तो एजेंसीज की रिपोर्ट आएगी ही नहीं, और आएगी तो कोई किसी को उस पर विश्वास नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गुजरात से हैं, गुजरात हिंदुस्तान में गेटवे ऑफ ड्रग्स बन गया, उन्हें बाहर आकर इस पर कुछ बोलना चाहिए, ताकि लोगों को थोड़ा भरोसा हो सके कि शायद इनकी नीयत है इसको कंट्रोल करने की। अभी लोगों को शक है इनकी नीयत पर। या श्योर, I wish such decisions were taken at a impromptu manner at a press conference. These are not decisions that are taken in a press conference. So I'm sorry I won't be able to, none of us will be in a position to give you an answer to that at this stage. When the right time comes, through the right procedure, you will have the right answers. हाँ हाँ पूछिए, इन्होंने भी हटके ही पूछा। तो इसका जवाब तो आज मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पर ही देख रहा था, अशोक गहलोत जी ने दिया है कि मंत्री जी के विभाग जो हैं ज़्यादा हैं, उससे उनको तनाव हो रहा होगा, तो शायद तनाव में उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। तो उसका जवाब अशोक गहलोत जी दे ही चुके हैं। वो 4 भी तनाव में होंगे, क्योंकि हमारी सरकारें काम करती हैं, और जब जो आदमी काम करता है उसमें तनाव रहता है। प्रधानमंत्री को कभी तनावग्रस्त देखा आपने? मैंने तो नहीं देखा, हमेशा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, भले पेट्रोल पंप पे लगा रहे, पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि हमारे चेहरों पे तनाव आ जाता है, प्रधानमंत्री वहां मुस्कुराते हुए रहते हैं। तो तनाव तो होता ही है काम करने वाले को। हम तीनों के चेहरों पे आपको तनाव दिखेगा, हम काम करते हैं। जो काम नहीं करता उसका चेहरा देख लीजिए, आप यहां से निकलिए, किसी पेट्रोल पंप पर जाइए, दिख जाएगा बिना तनाव का चेहरा। प्रधानमंत्री की कोई भी बात वो देश में बोलें या विदेश में बोलें, कुछ लोग गंभीरता से लेते होंगे। गाहे बगाहे मैं ये देख रहा हूं, देश में अब उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उनकी तमाम बातें एजेंडा ड्रिवन होती हैं, और वो एजेंडा भी कोई देश हित का हो ऐसा नहीं होता। वो एजेंडा होता है कि कैसे पुरानी सरकारों को कोसना। आप 8 साल से बैठे हैं, टेक्नोलॉजी मिशन आप लाए थे, टेक्नोलॉजी मिशन राजीव गांधी लाए थे। नेहरू जी, आज जिनकी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, उनका योगदान इस देश में टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने में कितना भारी था, मुझे नहीं लगता आने वाली कोई भी सरकार उस योगदान का मुकाबला भी कर पाएगी। तो यह एक विडंबना है इस देश के सामने कि एक ऐसी सरकार और एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो नागपुर नर्सरी ऑफ व्हाट्सएप के आगे कुछ उनको दिखता ही नहीं है, सुनाई नहीं देता, कुछ नहीं समझ में आता। अब नागपुर नर्सरी ऑफ व्हाट्सएप का तो मैं उत्तर कैसे दे सकता हूं?
उसके लिए तो हम सबको कई जन्म लेने पड़ेंगे उस लेवल पे उतरने के लिए। अब हम क्या करें, कैसे उतरे, हम बता दीजिए, हम उतर जाएंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, और अगर गलत हो तो आप दुरुस्त करिएगा, अयोध्या मामला अदालत के जरिए निपटा था। वो अलग बात है कि जब कांग्रेस पार्टी 90 के दशक में पुरजोर आवाज में कहती थी कि जो अदालत का फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा, तब अडवाणी जी पलटकर हमें कहते थे ये आस्था का विषय है, अदालत का इसमें क्या काम। लेकिन हमारी ही सुर में फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बोलने लगी। जब खुद सरकार में आ गए तो बोलने लगे जो अदालत का फैसला होगा वो स्वीकार होगा। तो हमारा स्टैंड हमेशा इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट रहा है, क्योंकि नियम कानून से देश चलता है। अदालत ने फैसला दिया, सबको स्वीकार्य हुआ। मैंने ब्लॉग नहीं पढ़ा तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन लोकतंत्र में जहां भिन्न भिन्न आस्थाएं विराजती हों, जहां अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हों, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हों, जाहिर सी बात है विवाद होता है। और उस विवाद को निपटाने का जरिए दो होते हैं, या तो संवाद से हो या अदालत से हो। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका होता नहीं है। रही बात आपने जो पीएफआई की बोली, तो उसको मैंने अभी देखा नहीं है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। धन्यवाद। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी कर रहा हूं जी। सॉरी, हु हैज कम अगेन? स्टालिन। Look who's talking. Who's an expert on imposing non-issues on this country? The BJP. Who's the one which tried to impose Hindi on the southern states? Keeps trying. Whether they are in power, they are not in power, they will keep trying to talk about imposing their language, their culture, their perception of India, their distorted vision of India. So they are nobody to comment on Stalin ji or anyone else. Language has had a huge history of, I wouldn't say dispute, but yes, there has been a history of dialogue between various languages. BJP should go through that history and learn its lessons from that history. Sure. At a general level, we are all concerned at what is happening in Jammu and Kashmir. The world was promised, the country was promised that after the removal of 370, things would normalize. We've seen day after day reports, very disturbing reports of violence in Kashmir, of innocents getting gunned down. Recently there was the case of Rahul Bhatt. I remember last week. Yesterday there was Amreen. So these are disturbing reports, and the government owes
an answer to the people of India, all of us. The government had promised that there will be normalcy. We don't see normalcy on the horizon at all. I said, I'm giving you a general perception of the Congress party, which represents, this opinion is not just our opinion. People of India are demanding answers from the government. जम्मू कश्मीर से जो रिपोर्ट्स आए दिन आती हैं, सरकार के उस वादे से कहीं विपरीत हैं कि 370 हटाने के बाद बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाएगा और सामान्य स्थिति वहाँ वो बहाल कर पाएंगे। अभी कुछ हफ्ते पहले राहुल भट्ट वाला हादसा हुआ, कल एक और अमरीन भट्ट का हादसा हुआ। लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जहां निहत्थे नागरिक, सिविलियंस पर हमले हो रहे हैं, तो स्थिति दूर दूर तक सामान्य होती हुई नहीं दिख रही। थैंक यू। ये आप